हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे साथ डेली जुड़ते हैं। तो इसके लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको डेली बाय डेली मिलती रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए फिर वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसे सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप गलतियाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ करना कैसे है। ठीक, तो चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को 93 रुपए में बेचने पर 22.5 रुपए की हानि होती है, तो उस वस्तु पर 37.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा है कि जब भी प्रॉफिट लॉस का आए और जो रेशियो दिया हो तो उस रेशियो के साथ खेलना सीखिए। सॉरी, उस रेशियो के साथ खेलना सीखिए और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा कम से कम समय में। ठीक है, तो 22.5% दिया है तो 22.5% का मान कितना होता है, 22.5% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या होगा, अपॉन 100। परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन 100। यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर से 10 का गुणा, नीचे का 10 का गुणा किया तो यह क्या हो गया, 225/1000। 25 नहीं है, 225 और 25 चौका 100, यहाँ कितना आ गया, 40। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 22.5% की हानि होती है। ठीक है, 93 रुपए में बेचने पर 22.5% की हानि होती है। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ये है तो इसका 22.5% मतलब क्या, 9। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 40 में से 9 गया 31। तो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया कितना, कॉस्ट प्राइस का 40, सेलिंग प्राइस कितना 31। जो बोल रहा है ना 22.5% का हानि हो रहा है, 22.5% का मान कितना होता है, 9 होता है। तो क्या हुआ, 9 का घाटा, 40 पे 9 का घाटा मतलब 31 में बेच रहा है। यहाँ पे कह रहा है उसी वस्तु पर 37.5% का लाभ कमाना चाहता है। तो 37.5% का मान कितना होता है, इसका मान आपको पता है कि 3/8 होता है। अब लाभ कमाना चाहता है, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ये है तो लाभ कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 37.8% मतलब तीन तीन ज़्यादा पे बेचना पड़ेगा। तो बेचने कितने पड़ेगा, 8×3=11 पे। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या आ गई, सेलिंग प्राइस 1 है जब 93 रुपए में बेच रहे थे हम। अब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 2, क्योंकि अब ज़्यादा पे बेचना है तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी यहाँ पे आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ 8 है तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी होनी चाहिए, 11। तो एक ही वस्तु के लिए बात हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 8 है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी तो हम क्या करेंगे कि उसे घाटे में बेच रहे थे तो प्रॉफिट में बेचेंगे, कैसे। लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, एक ही वस्तु है तो कॉस्ट प्राइस हमारा सेम होना चाहिए। और सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 40। अब यहाँ पे 40 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा, 5 से यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हमारी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 1, ये हमारी सेलिंग प्राइस 1 हमने माना इसे, और सेलिंग प्राइस 2 जो कि प्रॉफिट वाला है। तो ये कितना हो गया, 40, 31 एंड ये कितना हो गया, 11×5=55। सेलिंग प्राइस 1 का मान दिया है कितना, 93। तो 31 यूनिट का मान 93, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 3। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 3।
ठीक, 1 यूनिट का मान तो पूछ रहा है क्या हमसे, किस कीमत पे बेचना चाहिए, तो SP2 हमसे पूछ रहा है। तो 5 × 55 × 3 कितना होगा, 150, 165 रुपये में बेचना पड़ेगा हमें। कितने में, 165 रुपये में हमें इसे बेचना पड़ेगा। तो इसे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहे हैं एक परीक्षा में ए को 20 से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए। यहाँ किसकी बात हो रही है, मार्क्स की बात हो रही है कि ए को बी से, ए और बी का रेशियो दे रखा है। 20% का मान कितना होता है, 20% का मान जानते हैं कितना होता है, 1/5। कह रहा है ए को बी से, अगर बी से, बी अगर हमारा 5 है तो 20% अधिक मतलब ए को कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो 6 एंड 5 का रेशियो आ गया हमारा ए एंड बी का। आगे कह रहा है बी को सी से, तो बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। बी का सी से कितना, 22.5% कम, तो 22.22% कम, 22.22% का मान कितना होता है, 2/9। क्योंकि ये किसका मान है, 11.11 इंटू 2, इसका मान क्या होता है, 1/9 ही तो होता है, इंटू 2, तो आया कितना, 2/9। तो कह रहा है बी को सी से, बी को सी से, सी से, तो सी हमारा अगर 9 है तो 22.5% कम मतलब 2 कम, तो यही कितना हो जाएगा हमारा, बी का मान 7। तो यहाँ बी का मान माना 7 आ गया, और सी का मान कितना आ गया हमारा, सी का मान कितना आ गया हमारा, 9 है। आगे कह रहा है डी को सी से, अब डी और सी को देख लेते हैं। डी को 12.5% अधिक मिलता है सी से, सी को डी से, तो 12.5% पहले निकाल लेते हैं। 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। तो कह रहा है डी से, तो हमारा डी अगर 8 है तो 12.5% अधिक मतलब सी कितना हो जाएगा, 12.5% अधिक मतलब 1 अधिक, तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो सी का मान 9, 8, डी का मान 8। तो अब हम मर्ज कर लेते हैं ए बी सी। ये क्या है, मार्क्स के रेशियो हमारी सारी, ये हमारे क्या है, मार्क्स के रेशियो हैं। तो हम मर्ज कर लेते हैं, कॉमन पॉइंट बीच में रखेंगे, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, बी, बी ने बीच में रख दिया। यहाँ पे सी कॉमन है तो सी बीच में रख दिया, और डी। ठीक, ए बी का मान कितना आ गया हमारा, 6 5, और बी और सी का मान कितना आ गया, 7 और 9। यहाँ पे भी 9 का मान, सी का मान 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो आपस में क्या डायरेक्टली मर्ज हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया हमारा, डी का मान 8। तो अब हम क्या करते हैं, इधर जगह खाली है तो हम क्या करते हैं, इसके पड़ोसी वाले को भर देते हैं। तो ये 7 यहाँ रख देंगे। अगर इधर खाली है तो 5 इधर, 5 इधर। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, 6 पंचे 30, 35, 45, 9 पंचे 45, 8 पंचे 40। ये मिल गया हमें क्या, मार्क्स का रेशियो, मार्क्स का रेशियो मिल गया। कह रहा है बी और सी के अंकों के बीच का अंतर 5 है। तो बी और सी के अंकों के बीच का अंतर 5 है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने अंक है, ये मार्क्स से तो ये भी है, इनके बीच का अंतर कितना है, बी और सी के अंक अंतर कितना है, 10। तो 10 बराबर कितने, 5 अंक, 10 यूनिट बराबर 5 मार्क्स। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 0.5 मार्क्स। कितना, 0.5 मार्क्स। तो हमसे पूछा क्या है, ए और डी के द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग। ए और डी ने कितना प्राप्त किया है, ए ने 30
और डी ने 40, तो कितना टोटल 40 30 70 यूनिट। तो एक यूनिट का मान कितना, सॉरी 40 7 छंग 42 यहाँ पे होगा, सॉरी 7 छंग 42, तो कितना होगा 40 और 42 कितना 82, 82 यूनिट हो गया। तो एक यूनिट का मान कितना है 0.5, तो 82 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 41, तो कितना मिला 41 मार्क्स टोटल इन दोनों को मिला के। तो कौन सा हमारा सही है, बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल ही था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन इससे पहले आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप गलतियाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि 8 लीटर घोल को निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का नया अनुपात 4:7 हो जाता है। तो मूल घोल में अम्ल की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, कह रहा है कि कोई एक घोल है जिसमें पानी और किसका एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया है कितना 2:3 दिया है। ठीक, कितना 2:3। अब उसमें से कह रहा है 8 लीटर निकाल लिया जाता है, 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है। तो 5 यूनिट, क्योंकि निकलेगा तो क्या 2 और 3 के रेशियो में ही निकलेगा, तो 5 यूनिट का मान बराबर 8 लीटर। एक यूनिट का मान कितना 0.16 लीटर, कितना 0.16 लीटर। तो अगर 2 यूनिट का मान कितना हो गया 16 दूना 32, 3.2 लीटर निकला। और यहाँ कितना निकल गया 16 ત્યાં 48, 4.8 लीटर। तो रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा क्या रेशियो। आप अगर मिक्सचर से कुछ भी निकालते हैं, अगर कोई मिक्सचर है हमारा मतलब, और उसमें से हम 8 लीटर 10 लीटर 15 लीटर निकालते हैं, तब भी क्या होगा मिक्स रेशियो हमारा जो होता है वो सेम ही होता है। मतलब एसिड एंड वाटर का जो रेशियो होगा अभी भी क्या होगा वो 2 और 3 ही होगा। ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर में से हम जो निकाल रहे हैं वो 2 और 3 के रेशियो में ही तो निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 80 लीटर हमारा ये है, ठीक 80 लीटर कोई मिक्सचर है, एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं, और उसमें से बोल दिया जाए कि 4 लीटर और 6 लीटर है एसिड एंड वाटर का। ठीक 80 लीटर है और इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि 20 लीटर निकाल रहे हैं, तो ये 6:4 के रेशियो में निकलेगा। तो 10 यूनिट का मान कितना 10 यूनिट का मान 20 लीटर। तो एक यूनिट का मान कितना 2 लीटर। तो यहाँ से कितना निकलेगा 4 दूनी 8 लीटर, और यहाँ कितना 12 लीटर। तो यहाँ से 8 लीटर, यहाँ से 12 लीटर निकलेगा, टोटल 20 लीटर निकला कि नहीं, 8 लीटर यहाँ 12 लीटर यहाँ। तो अब कितना बच गया, यहाँ कितना था 80 लीटर में 6:4 की यूनिट में तो कितना था 8 चौका 32, सॉरी 6×4 10, 8 चौका 32, और यहाँ कितना था 8×6 48 लीटर था। 80 लीटर में 32 लीटर एसिड और 48 लीटर वाटर था। अब क्या 8 लीटर निकल गया, यहाँ 12 लीटर निकल गया, तो बचा कितना यहाँ 24 लीटर। मैं गायब हो जाता हूँ, यहाँ बचा कितना 24 लीटर, और यहाँ बच गया कितना 48 में से 12 गया कितना 36। तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36। देखा जाए तो 2 और 3 का रेशियो मतलब 4 और 6 का रेशियो अभी भी है कि नहीं है,
यहाँ पे भी 4:6 का रेशियो है, यहाँ भी 4:6 का। यहाँ पे देखो अगर 2 और 3 का रेशियो तो है ना, तो 4 और 6 का रेशियो यहाँ भी है, 4:6 का रेशियो यहाँ भी। तो अगर मिक्सचर से हम कोई भी निकालते हैं कुछ भी, तो क्या उसकी में कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, 4:6 का रेशियो अभी भी है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो रेशियो पहले था निकालने के बाद भी रेशियो वही रहेगा। तो 2 और 3 का रेशियो अब भी रहेगा। आगे कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि उसकी जगह 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो हमने क्या किया, 8 लीटर ये मिक्सचर निकाला था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, 8 लीटर मिल्क वाटर मिला दे रहे हैं। तो अब रेशियो कितना हो जा रहा है, तो अम्ल और पानी का नया अनुपात कितना, 4 और 7 हो जा रहा है। तो एक बात बताइए आप हमें कि यहाँ पे मैं मिला क्या रहा हूँ, वाटर। एसिड तो मिला नहीं रहा हूँ, तो एसिड का मान पहले जो था और बाद में जो है तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पहले कितना था, 2 और 2 था, बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको 2 बनाओ या तो इसको 4 बनाओ। तो हम क्या करते हैं, 4 बना लेते हैं। तो इसमें 2 को गुणा किया और इसमें 2 का गुणा किया, तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब हमारा क्या हो गया, एसिड यहाँ जी 4, यहाँ वाटर कितना 6, यहाँ भी एसिड 4, यहाँ पे वाटर कितना 7। तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट का मान कितने बराबर है, 8 लीटर के। यहाँ पे देखा जाए तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट का मान किसके बराबर, 8 लीटर के बराबर हो गया। 1 यूनिट 8 लीटर। तो यहाँ पे 4 यूनिट है तो कितना, 32 लीटर। और यहाँ पे 6 यूनिट है तो कितना, 48 लीटर। यहाँ पे 32 लीटर, यहाँ 48 लीटर। ठीक। तो हमसे पूछा क्या है, मूल घोल में अम्ल की मात्रा। तो मूल घोल हमारी क्या थी, ये थी। इसमें से -3.2 लीटर एसिड निकला है, तब जाके कितना बचा है, 32 लीटर। तो पहले कितना रहा होगा, 32 3 35.2 लीटर। अम्ल कितना रहा होगा, 32.3 लीटर, 35.2 लीटर। कौन सा हमारा सही है, बी वाला। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। बस आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा इसे, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है यदि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 24% बढ़ जाता है, तो ब्याज, तो उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसके 2 मेथड मैं बताता हूँ, कौन कौन से, बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक। तो कह रहा है कि मूलधन 24% बढ़ जाता है, तो 24% का मान कितना होगा, 24% का मान हम ले लेते हैं कितना, 24% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 24/100। तो हम अगर हमारा सीपी कितना है 100, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 124। तो हमारा क्या प्रिंसिपल, सॉरी सीपी नहीं प्रिंसिपल होगा यहाँ पे। प्रिंसिपल हमारा अमाउंट का रेशियो मिल गया कितना, अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है तो 6 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा 124। हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 100x है और 6 साल बाद अमाउंट कितना हो गया 124x। यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट का मिल गया हमें, ब्याज कितना मिला हमें 24x, कितना मिला 24x। अब फॉर्मूले में रख देते हैं। आपको पता है कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100। SI का मान कितना 24x, P का मान 100x हमने माना, R का मान पता नहीं, टाइम 6 साल दिया, 4 साल सॉरी, 4 साल, 4 साल में अपॉन 100। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 0 1 2 0, x x कैंसिल,
x बराबर 4 वर्ग गुणित 6, तो x आर का मान कितना आ गया 6%। x का मान कितना आ गया, सॉरी आर का मान 6%। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 25,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% अपॉन 100 टाइम 2 साल, रख दिया हमने 25,000, 25,000 गुणते ये कितना होगा 2×6 50, 50 1 का 50 3 53, तो 53/50 गुणते 53/50, 2 बार है टाइम तो हमने 2 बार लिख दिया, 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 25 कैंसिल कहाँ बचा 10, 53 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 2809 होता है, और फिर 10 से गुणा कर दिया क्या हो 28,090 हो गया। ये हमारा क्या आ गया अमाउंट। तो हमें क्या चाहिए CI चाहिए 2 साल के लिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हमारा कितना है 28,090, प्रिंसिपल कितना है 25,000, तो हमारा CI कितना आ गया 3,090 रुपये। क्या आ गया 3,090 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा डी। तो ये हमारा था बेसिक मेथड, प्रॉपर बेसिक से आया कैसे, वो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसका मैं बताता हूँ ट्रिक, शॉर्ट मेथड या ट्रिक जो भी आपकी है। ठीक है, यहाँ पे एक बात बताइए कि बोल रहा है 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 24% बढ़ जाता है। मूलधन जो है 4 वर्षों में 24% बढ़ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मूलधन पे ही तो ब्याज मिलता है, पर प्रिंसिपल पे ही तो क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। अगर 4 साल में 24% बढ़ गया तो 1 साल में कितना बढ़ा, 4 साल में 24% बढ़ गया तो 1 ईयर में कितना बढ़ा 6%। तो 1 ईयर में जो बढ़ता है वही तो हमारा क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 1 ईयर में जब तक ना बोला जाए कि छमाही तिमाही तब तक हम क्या लेते हैं ईयरली लेते हैं। तो 1 साल में जो बढ़ा हमारा क्या है वही तो हमारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोला 6% बढ़ गया। ठीक, आगे कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज में 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो हमारा प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकाल सकता हूँ। 6% का मान कितना होता है 6/100 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3/50। अगर हमारा CP जो है 50 है, सॉरी प्रिंसिपल, हर बार CP बोलता हूँ, ये प्रिंसिपल अगर हमारा 50 है तो 1 साल में 6% मतलब 3 बढ़ करके कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा पहले ईयर। सेकेंड ईयर कितना होगा, फिर 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया 2500, और यहाँ कितना हो जाएगा 2809। ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला 309, 309 ब्याज मिला किस पे 2500 पे। प्रिंसिपल अगर हमारी 2500 थी तो 309 ब्याज मिला। अगर हमारी ब्याज कितना होता 25,000 तब ब्याज कितना मिलता, तो ये कितना हो गया 10 बार गया, तो ये कितना हो गया 3090, कितना ब्याज मिल गया 3090। तो ये हमारा था शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो आपको बेसिक के साथ साथ शॉर्ट मेथड भी आना चाहिए, लेकिन बेसिक कंपलसरी है कि आना ही चाहिए, क्योंकि शॉर्ट मेथड से आप प्रीलिम्स में कर सकते हैं, मेंस में ज़्यादातर जो है बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और खुद सॉल्व करनी है। ठीक है,
तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है यदि कोई राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 4 महीने में 2800 और 4 वर्ष 6 महीने में 4000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर लगभग क्या है। अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो ये बताइए कि क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष 4 महीने मतलब 2 वर्ष 4 महीने में कितने मंथ होगा टोटल। 12 दूना 24 4 28 मंथ में 28 मंथ में जो है वो अमाउंट हमारा कितना हो गया, 2800 हो गया। और आगे कह रहा है कि 4 वर्ष 10 महीने में, 4 वर्ष 10 महीने मतलब कितना, 12 चौक 48 और 10 58 महीने में कितना हो गया 4000। कितना हो गया 4000। देखा जाए तो कि कितना बढ़ गया 1200। कितना 1200 और कितने दिनों में 20 मंथ में। कितने मंथ में 30 मंथ में। 30 मंथ में कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है वो क्या मिलता है, प्रिंसिपल पे ही सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, चाहे जितनी बार आप चाहे जितने साल के लिए दीजिए, इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर 30 मंथ में 1200 रुपये मिला तो 12 मंथ में कितना मिलेगा, एक मंथ में सॉरी कितना मिलेगा, एक मंथ का निकाल लेते हैं। एक मंथ में कितना मिलेगा 120 सॉरी 1200 बटा 30, एक जीरो से जीरो कैंसिल, कितना मिल गया 40 रुपये। एक मंथ में 40 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 28 मंथ में 2800 रुपये है, तो 28 मंथ में कितना मिलेगा, 28 मंथ में कितना ब्याज मिल जाएगा हमें, 28 मंथ में कितना ब्याज मिल जाएगा 40 गुणित 28, तो ये कितना 28 ना 56 दुना 112, 1120 रुपये मिल गया हमें ब्याज 28 मंथ में। तो हमें मेरा ये क्या है, एसआई है किसका, सिंपल इंटरेस्ट 12 मंथ का और 28 मंथ का, ठीक है। अगर 28 मंथ में इतना ब्याज मिल गया, अमाउंट हमारा टोटल ये है, तो अब हम प्रिंसिपल बता सकते हैं ना, अमाउंट माइनस क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट में था मेरा कितना था 2800, इंटरेस्ट कितना है 1120, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 1680 रुपये मिल गया। कि हमने 1680 रुपये क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर। ब्याज की दर हम किस पे निकालते हैं, एक साल के लिए जो ब्याज मिला होगा उसी को तो हम निकालते हैं, एक साल में जो ब्याज मिला है, और वही तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है, वही हमारा क्या होता है, वही तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे एक मंथ में अगर 40 रुपये मिला तो 12 मंथ में कितना ब्याज मिला होगा, तो 12 गुणित 40 कितना मिल गया 12 चौक 48, 480 रुपये मिला। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए तो फार्मूले रख लीजिए, या तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का देखते थे हम, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना, एक साल में मिला कितना 480, और हमारा प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट कितना किया था 1680। तो ये कर लेते हैं ऐसे, 12 चौक 48, 12 इक्का 1, 12 चौक 48, 2/7, तो ये कितना आ गया 28.56%। या तो आप ऐसे कर लो या तो फॉर्मूला लगा लो कि एस आई बराबर क्या होता है PRT/100, बात वही है, तब भी उतना ही आएगा। एक साल का 480 रुपया, पी का मान कितना था 1680, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहिए, और ब्याज कितने का है एक साल का है 100, आर का मान कितना आ गया 480 बटा 1680 गुणित 100, यही तो हमने किया था, यहाँ भी तो हमने यही किया है। तो ये कितना आ गया हमारा 28.56%। अप्रॉक्सीमेट कितना 28%, अप्रॉक्सीमेट ही तो पूछा है हमसे, तो ये कितना हो गया हमारा 28%। तो आपकी मर्जी, आप या तो फॉर्मूला करो या तो डायरेक्ट करो, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डायरेक्ट करते चले जाओगे, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है।
आप पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 40% और 30% है। एक लड़के ने 240 अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से असफल हो गया। यदि एक लड़की ने 120 अंक प्राप्त किए तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने और अंकों की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अपना सॉल्व करने लेना है, ठीक है। हमने मान लिया कि जो अंक है टोटल वो कितना है, 100x। कह रहा है कि बॉय एंड गर्ल है, बॉय को पास करने के 40% अंक चाहिए। तो 100x का मान 40% कितना होगा, 40x होगा। 100x का 40% कितना होगा, 40x होगा। और गर्ल के लिए बोला है 30% चाहिए, तो गर्ल के 100x का 30% कितना होगा, 30x होगा। मतलब अगर ये पासिंग मार्क्स है, क्या है ये, पासिंग मार्क्स। अगर लड़के 40x अंक प्राप्त कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे टोटल का। 100x में 40x प्राप्त कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे, और लड़कियां 30x प्राप्त कर लेती हैं तो पास हो जाएंगी। आगे कह रहा है बॉय के लिए, बॉय कह रहा है कि वो जो है 240 अंक उसने प्राप्त किया और 60 अंकों से असफल हो गया। अगर वो 60 अंक और प्राप्त कर लेता, दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये क्या है, बॉय का पासिंग मार्क्स है, बॉय का पासिंग मार्क्स है। क्योंकि 240 उसने प्राप्त किया और 60 फेल हो गया, तो 60 हमने उसको और दे दिया, तो अब क्या हो गया, अब तो पास हो गया ना, पासिंग मार्क्स बराबर। अब लेकिन बॉय का पासिंग मार्क्स कितना है, 40x। तो ये 40x बराबर किसके, 300 के, 300 हो जाएगा। तो यहां से x का मान कितना आ गया, 7.5 नंबर। क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7×4 = 28, 7×4 = 20, कितना आ गया, 7.5। तो पूछा क्या है, तो लड़की को पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, लड़के को तो 300, तो लड़की को कितना, 30 गुणित 7.5, क्या x का मान 7.5 है, तो कितना हो जाएगा, 25 न 75 न 150। ये जीरो मैंने इधर दे दिया तो 75 हो गया, 75 न 150, फिर 75 कितना, 225। अगर लड़की ने 225 मार्क्स प्राप्त कर लिए तो वो क्या आ गई, पास हो जाएगी। तो आवश्यक अंक कितना होगा, आवश्यक मार्क्स कितना हो जाएगा, 225 टोटल है पास होने के लिए, वो 120 उसको मिला है, तो 105 अंक और मिल जाता तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। तो कितने की जरूरत है, 105 अंक की। कौन सा सही है हमारा, डी वाला। ठीक, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ भी लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बहुत सिंपल है। कह रहा है यदि 32 वस्तुओं का लागत मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। तो हमें प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस चाहिए। या तो उनका रेशियो मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। उनका या तो एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू मिल जाए या तो रेशियो मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ से। तो कह रहा है 32 वस्तुओं का लागत मूल्य, हमें तो पता नहीं है ना, एक वस्तु का लागत मूल्य हमने क्या मान लिया, सीपी। तो 32 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो गया, 32 सीपी। आगे कह रहा है कि बराबर है 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य,
तो 24 वस्तु हो गई। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको पता है? नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया? एसपी। तो 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 24 एसपी। तो कह रहा है कि बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया? सीपी एंड एसपी का रेशियो मिल जाएगा। तो 24/32। तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। सीपी एंड एसपी का रेशियो में क्या मिल गया? 3 एंड 4। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1 का। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 3 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो कितना? 100 से हमने गुणा कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 33.33%। 33.33% का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। आपने कर भी लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है? तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है? कह रहा है 90 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन पी है, तो लंबाई अब ट्रेन पी की मान लेते हैं एलपी। कितना मीटर? 90 मीटर है। और 160 मीटर लंबे पुल को 5/12 मिनट में पार करती है। तो पुल की लंबाई कितनी है? चलिए, पुल की लंबाई कितनी है? 160 मीटर। टाइम कितना ले रही पार करने में? 5/12 मिनट ले रही है। तो हम क्या करते हैं? 60 से भाग के सेकंड में कर लिया। तो 12, 60 से गुणा करके, तो 12 पंचे 60, 55 25 सेकंड ले रही है। तो इसकी स्पीड क्या होगी? वीपी की। तो आप बताइए, ये ट्रेन है, ये पुल है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 90 मीटर। पुल की लंबाई कितना? 160 मीटर। अगर इसको पार करना हो ट्रेन को, इसको पार करने में 25 सेकंड ले रही है, तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? अभी उसका मुंह यहाँ था, चलते 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 पुल यहाँ है, और ट्रेन कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। अब इसका मुंह यहाँ हो गया। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 160 मीटर पुल तो किया ही किया। अभी यहाँ पे वो था उसका मुंह, अब यहाँ कहाँ पहुंच गया? आगे। तो उसने 90 मीटर खुद की भी तो ट्रेवल की। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की उसने? 160 प्लस 90, 250 मीटर ट्रेवल की। इतना समझ में आ गया? तो स्पीड बाबा का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया टोटल? 90 प्लस 160। टाइम कितना? 25 सेकेंड। तो कितना? 250/25 बराबर क्या? 10 मीटर पर सेकेंड आया। 10 मीटर पर सेकेंड वीपी की स्पीड। ट्रेन अब पी की स्पीड। आगे कह रहे हैं यदि ट्रेन पी और क्यू की गति का अनुपात, ट्रेन वी पी और ट्रेन वी क्यू की स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना? 2 और 5। 2 और 5। वीपी का हमें मान पता है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो 2 यूनिट का मान 10 मीटर पर सेकेंड, तो 5 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान कितना? 5। तो 5 यूनिट का मान कितना? 25 मीटर पर सेकेंड। तो वी क्यू की स्पीड हमें मिल गई। यहाँ से पूछ रहा है कि ट्रेन क्यू एक खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है। एक खंबा है, ये ट्रेन जा रही है वी क्यू। वी क्यू है, उसकी लंबाई कुछ है, हमें नहीं पता, मान लेते हैं वी क्यू एल क्यू। तो अगर ये इसको 15 सेकंड में पार कर रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? खंबा यहीं रह गया, अभी इसका मुंह यहाँ था, अब ये पार कर गई, तो इसका मुंह तो यहाँ हो गया, अब पूछ यहाँ रह गया। तो देखा जाए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है? ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो यहाँ पे अब क्या होगा? वी क्यू बराबर ट्रेन की लंबाई एल क्यू अपनी, और कितने टाइम में पार कर रही है? 15 सेकेंड में। तो वी क्यू का मान 25
ये 15 का गुणा उधर हो जाएगा तो एल क्यू, तो 15 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 375 आएगा। और 25 दामा 2 से 50, 25 25 पंचे 125, तो हो गया कितना 375 मीटर हुआ। तो कौन सा आंसर सही हमारा ए। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है आज का। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है, और इसके आधार का व्यास इसकी ऊंचाई का 3/4 भाग है। बर्तन की ऊंचाई कितना दे रखा है 12 मीटर। अब बोल रहा है इसके आधार का व्यास मतलब डी जो है ऊंचाई का 3/4 है। तो ऊंचाई हमारी कितनी है 12, 12 का 3/4 कितना हो गया 9 मीटर। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा जो कि होता है डायमीटर बटा 2, मतलब 9/2 मीटर। तो एक बात बताइए, बेलनाकार बर्तन है तो ये बेलनाकार हमारा बर्तन हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, इसका रेडियस जो है दे रखा है कितना 9/2 मिला हमें। तो आप बताइए अगर हम इसका टोटल वर्कपीस निकालें तो इसका निकालना पड़ेगा प्लस इसका और ये नीचे का, ये भी तो पेंट करेगा चारों तरफ, प्लस ऊपर वाले का प्लस नीचे वाले का। ठीक, तो अब हमारा टोटल वर्कपीस क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल वर्कपीस क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऊपर और नीचे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये गोला है ऐसा ही तो है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, दो है एक ऊपर एक नीचे है, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो है हमारा ये भाग जो गोला है चारों तरफ इसका क्या होगा 2 पाई आर एच, क्योंकि अगर ऊपर से काट दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऊपर का ये ढक्कन निकाल दिया जाए तो ये कैसा होगा यही तो होगा, ऐसा ही हो जाएगा फैल के। तो इसका कितना है ये 2 पाई आर एच, तो ये क्या होगा 2 पाई आर एच, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा 2 पाई आर एच, अरे ढक्कन का हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ना समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या होगा 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो बचा क्या आर प्लस एच। हम मान रख देते हैं, तो 2 की जगह 2, 22/7, आर का मान 9/2 प्लस ब्रैकेट में 9/2 प्लस 12। ठीक, आप सॉल्व कर लेते हैं पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 2, 22/7 और ये कितना 9/2, यहाँ कितना हो जाएगा 9/2 है तो 12 9 24, 24 9 कितना 33/2, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, यहाँ बचा कितना 11 9 33/7 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। ठीक, आगे कह रहा है यदि पेंट की लागत 721 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर पेंट करने का प्राइस क्या है 721 रुपये है, तो हमारे पास है कितना इतना वर्ग मीटर, तो 11 9 33/7 वर्ग मीटर पेंट करने में कितना लगेगा, तो गुणा कर देते हैं हम 721 11 9 33/7, तो यहाँ करते हैं भाग 7 1 का 7, 7 3 21। अब हम क्या करना है 133 11 9 33 का गुणा करते हैं तो ये आएगा, देखा जाए तो 3 1 का 3, 9 3 27 और 7 3 21, लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारा कौन सा एक आ रहा है जिसमें
336501, कितना 336501, ठीक। तो हमारा कितना आ गया पैसा, इतना पैसा लगेगा प्रिंट करने में। कौन सा सही है हमारा, बी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए जितना हो सके और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एज वाला क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो आसानी से। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है अभी की वर्तमान आयु कर्ण की वर्तमान आयु से 25% कम है। तो अभी को ए मान लिया, कर्ण को के मान लिया। तो कह रहा है 25% किससे कम है, कर्ण की वर्तमान आयु से। 25% का मान जानते हैं कितना होता है, 1/4। अगर कर्ण की आयु 4 है तो 25% का मतलब 1 कम। तो 4 कहे तो अभी की कितनी हो जाएगी, 1 कम मतलब 3। आगे कह रहा है अभी और कर्ण की, अभी कर्ण और पूनम की वर्तमान आयु का औसत 36 वर्ष है। तो इनकी टोटल एज कितनी होगी, ए कर्ण प्लस पूनम की टोटल एज कितनी हो जाएगी। अगर एवरेज 36 है, 3 लोग हैं, तो 3 का गुणा 36 में करेंगे तो कितना, 108। तो भाई यही तो होगा, 36 गुणते 3 बराबर 108, ठीक। तो पूनम की वर्तमान आयु कर्ण की वर्तमान आयु से का 50% है। पूनम की वर्तमान आयु कर्ण की वर्तमान आयु की, ये सब प्रेजेंट एज की बात हो रही है, प्रेजेंट एज ही है इनके सबके। ये भी कर्ण की वर्तमान आयु का 50% है। अगर कर्ण की वर्तमान आयु 2 है तो पूनम की कितनी होगी, 50% मतलब आधा, 1 होगी। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, 4, यहाँ पे कर्ण कितना है, 2। तो यहाँ पे भी हम 4 बनाते हैं तो 2 का गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 2। अब हम मर्ज कर देते हैं, ए के पी कितना हो गया 3 4 एंड 2। ये क्या इनकी प्रेजेंटेज है। तो हम मान लेते हैं अभी की 3x, इसकी 4x, इसकी 2x। टोटल एज कितनी हो गई इनकी, 4 3 7 2 9x टोटल एज। टोटल एज इनकी कितनी है 9x, लेकिन हमारी कितनी आई टोटल एज, कितना 108। तो x का मान कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो हमसे पूछा क्या है, 8 वर्ष बाद कर्ण की और अभी की आयु का अंतर। एक बात बताइए कि अभी जो एज का अंतर है, क्या 8 साल बाद भी अंतर वही रहेगा, जाहिर सी बात है वही रहेगा। क्योंकि 8 साल अगर कर्ण बढ़ रहा है तो 8 साल अभी भी तो बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, तो अंतर हमेशा जब भी होगा वो सेम रहेगा, चाहे आज देखिए, चाहे 10 साल बाद देखिए, चाहे 15 साल बाद देखिए। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्टली करके भी देख सकते हैं। कर्ण और अभी की पूछ रहा है, तो कर्ण की अभी की एज कितनी है, एक्स 3x, तो x का मान 12 तो 36। 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 40। और कर्ण की 12 चौक 48 है, अभी 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 48 8 56, कितनी 56। अंतर देख लो कितना है 16, 16 ईयर है अंतर, कितना है 16 ईयर, कौन सा आंसर। और अभी चाहे देख लो, अभी कितनी है 36 48, तब भी तो 36 और 48 का अंतर कितना है 48 8 56, ये 44 होगा, सॉरी 36 8 44, 44 और 56 का ये अंतर कितना हो गया 12 साल, 12 सॉरी ये गलत, 12 साल होगा सही, ठीक है। तो कितना है 12 साल। और अभी एज देखोगे, अभी की कितनी है 36 साल, और इसकी कितनी है 48 साल। तो 36 12 48, अभी भी 12 साल का। कहने का अर्थ चाहे आज देखो चाहे 10 साल बाद, लेकिन दोनों की उस टाइम की एज डिफरेंस हमेशा समान रहेगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, बी वाला। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपने स्पीड को इम्प्रूव करते रहें।